कम्युनिकेशन, नॉलेज और नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो, अच्छे व्यवसायी बनना चाहते हो और अच्छे एक सोशल वर्कर बनना चाहते हो, तो अब में चारों चीज़ों पर आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। उस पर हमने प्रेजेंटेशन का पार्ट में जो राइटिंग का था, उस पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की थी और ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ है। इसके अखबार आपके पास आते हैं, मैगजीन आपके पास आती हैं, किताबें आपके पास आती हैं लिखी हुई, सब उस में जो प्रेजेंटेशन है राइटिंग का, वो है उसका एक स्वरूप है। अब हम बात कर रहे थे इस दौरान कॉलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, और कॉलिंग एज ए व्यापार हम आगे बढ़े थे, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा जो कॉलिंग टेक्नोलॉजी है, इस पे हमारी कमांड होनी चाहिए। ये आखिर मोबाइल टेक्नोलॉजी है क्या, ये काम कैसे करती है, इसके फीचर क्या हैं, इसके सर्विसेज क्या हैं, हम इसके क्या क्या यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे कॉल सेंटर मैट्रिक्स के ऊपर, और कॉल जो टैट है, FCR है, SLA हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होता है, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि मोबाइल अगर ये टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका डाटा अच्छा होना चाहिए, सिग्नल अच्छा होना चाहिए, और तभी आप अच्छी सर्विस दे पाओगे। तो इसके लिए सर्विस को समझना भी ज़रूरी है कि मोबाइल काम कैसे करता है, मोबाइल है क्या। जो आपके पास एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले घरों में रेडियो, टीवी ये तो हैं, और वो वन साइडेड है। रेडियो आप लगाते हो, रेडियो स्टेशन से लोग बात करते हैं और आपका रेडियो बोलना शुरू करता है। वैसे टीवी का प्रोग्राम, टीवी स्टेशन जहाँ है, दूरदर्शन का केंद्र जहाँ है, वहाँ से प्रोग्राम चलता है और आपका टीवी रिसीव करता है। परंतु मोबाइल में ऐसा क्या चीज़ है कि आप बोल भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो। तो मोबाइल अपने आप में क्या है, एक स्टेशन है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मोबाइल जो आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, जो आपको एक छोटा सा एक साधारण फ़ोन है जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो अपने आप में क्या है, एक स्टेशन है। जो चीज़ आप बोल रहे हो, जो चीज़ आप सामने फ़ोटो ले रहे हो, उसकी वीडियोज और आपकी वॉइस दोनों को वो ट्रांसमिट कर रहा है, और दूसरी ओर वो रिसीव भी कर रहा है। यानी आपका ट्रांस रिसीवर है, ये ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। जबकि आपका रेडियो क्या है कि वो रिसीवर है, और रेडियो स्टेशन कहीं दूसरी जगह है, वैसे ही दूरदर्शन स्टेशन कहीं दूसरी जगह है। पर आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपकी जेब के अंदर स्टेशन भी है और आपकी जेब के अंदर ट्रांसमीटर भी है। अब उस टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास ये ऐसी ताकत आ चुकी है। आज मैं जो ये बोल रहा हूँ, फेसबुक पे लाइव आया हूँ, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। नहीं तो क्या होता, हम कहीं दूरदर्शन स्टेशन पर जाते, वहाँ बोलते, फिर लोग टीवी पे देखते। आज अपने घर पे बैठ के हम प्रसारण कर रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हुआ है। अब सोचने की बात है, क्या मोबाइल टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी है या वायर टेक्नोलॉजी है, ये भी समझने की बात है। जो मोबाइल आपकी जेब में है, ये वायरलेस है या वायर टेक्नोलॉजी है। अब इसमें थोड़ा सा वो है कि आपका मोबाइल और सिम दोनों मिलके मोबाइल स्टेशन बनाते हैं। जैसे ही आप सिम रखते हो और लगाते हो फ़ोन के अंदर, तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और वो एक ढूंढना शुरू करता है उसके नज़दीक जो बेस स्टेशन होता है, और जो जिसको आप टावर भी बोलते हैं या मोबाइल स्टेशन भी बोलते हैं। तो उस बेस स्टेशन को आपका फ़ोन ढूंढना शुरू कर देता है सिम लगते ही। सिम के अंदर डाटा होते हैं उस कंपनी के, जिस कंपनी का आपने सिम लिया है। अगर उसका टावर जहाँ नज़दीक होगा, आपका फ़ोन उसको सर्च करेगा। यानी आपके फ़ोन में और बेस स्टेशन के बीच में आप क्या हो, वायरलेस हो। उसके बाद ये जो कंट्रोल स्टेशन होते हैं, स्विचिंग स्टेशन जो होते हैं, मेन स्विचिंग स्टेशन जो वहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं।
मोबाइल टेक्नोलॉजी आपने इसको सेलुलर फ़ोन में बोलते थे जब स्टार्टिंग में आया कि सेल फ़ोन बोलते हैं, शेल फ़ोन बोलते हैं। तो ये इसका क्या होता है, छोटे छोटे शेल बने होते हैं। जैसे अभी जहाँ पे कि नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है वहाँ पर शेल छोटे हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर कम है वहाँ पर शेल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सिग्नल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी हम कहाँ पे अपना कॉल सेंटर खोलना है, वहाँ पर सिग्नल की पोजीशन क्या है, वो शेल का रेंज कितना है, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि जब आपका, मैंने बताया, अब केवल वायरलेस वहीं तक है जहाँ तक आपका मोबाइल हैंडसेट और बेस स्टेशन है उसके बीच में। बाकी क्या होता है, केबल के थ्रू एक फाइबर ऑप्टिकल केबल डली होती है, उससे ये बेस स्टेशन से जुड़े होते हैं। आगे जो इसका मेन कंट्रोल स्टेशन होता है वहाँ से जुड़े होते हैं। और जो बेस स्टेशन होता है, जो जिसको आप मोबाइल टावर कहते हैं, वो मोबाइल टावर डिपेंड करता है। अगर आपके नज़दीक अगर वो है, शेल है, मतलब छोटे छोटे शेल बना रखे हैं, जो सेलुलर जॉन जिसको बोलते हैं, अगर वो छोटे छोटे बना रखे हैं तो जो स्विचिंग स्टेशन होता है वो 2-3 बेस स्टेशनों के बीच में एक स्विचिंग स्टेशन बना देते हैं। अगर सेलुलर जॉन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आपका 10 किलोमीटर का रेंज का भी हो सकता है, और जब जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे 1-2 किलोमीटर का रेंज का भी हो सकता है, और उससे कम भी हो सकता है। वो नंबर ऑफ कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इनको वो सेल यूज करने होते हैं, यूज करने होते हैं। जो आपको फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, जब इनको ये वो देते हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इनको एक स्पेक्ट्रम दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी रेंज दिया जाता है। उसी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इन्हें अपने सारे कस्टमरों को अरेंज करना होता है। तो जब कस्टमर बेस ज़्यादा हो जाता है तो इन्हें क्या करना होता है, सेलों का नंबर ऑफ सेल बढ़ाने पड़ते हैं, और नंबर ऑफ सेल बढ़ा के उसी स्पेक्ट्रम को एक दूसरे को भी दे सकते हैं। और जब आप, क्या होता है कि जैसे आपके फ़ोन में आपने सिम लगाया, सिम में क्या है कि आपका होम स्टेशन है, जो आपका होम बेस स्टेशन है उसका एड्रेस उसमें होता है। जैसे आपका सिम आपके फ़ोन में लगेगा तो आपका बेस स्टेशन को चेक करेगा और उससे कनेक्ट हो जाएगा, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और वो कौन से टावर से आप कनेक्ट हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका फ़ोन ले लेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप अपनी रेंज से बाहर जाओगे तो आपका फ़ोन, उसने सेल चेंज किया, दूसरे सेल के एरिया में आया, तो वहाँ फिर वो उसके बेस स्टेशन को चेक करता है, और इसका बेस स्टेशन स्विचिंग स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस टाइप का एड्रेस यहाँ पर पहुँचा है। तो वो स्विचिंग स्टेशन जहाँ आपका होम स्टेशन है उससे कनेक्ट हो जाता है कि इस नंबर का फ़ोन यहाँ पे है। इसलिए आपका जबकि एड्रेस, आपका नंबर कहीं का भी हो, अब जहाँ पे होगा वहाँ आपकी कॉल आ जाती है। उसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका सिस्टम उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया होता है। जैसे जैसे आप दूसरे सेल के क्षेत्र में जाते हो तो आपका जो फ़ोन है वो वहाँ के बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है, वहाँ का बेस स्टेशन स्विचिंग स्टेशन को इन्फॉर्मेशन भेजता है, और स्विचिंग स्टेशन चेक करता है कि फ़ोन का होम स्टेशन कौन है, और आपके फ़ोन को उस स्विचिंग स्टेशन के थ्रू आप अपने होम स्टेशन से जुड़े रहते हो। इसलिए कोई भी कॉल आती है, आप कहीं भी रहते हैं तो वो आप कनेक्ट हो जाते हो, जबकि आपके फ़ोन में एड्रेस आपके होम स्टेशन का है, वो कहीं भी हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी ये है। अब इसमें क्या है, आज की डेट में जो खासकर मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसने काफ़ी, जैसे आपको मोबाइल सर्विस तो देता ही देता है, जैसे कॉल आप कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, आपकी डाटा सर्विस है, जो आप वीडियोज भेज रहे हो, दूसरी चीज़ें भेज रहे हो, ये डाटा सर्विस है। उसके बाद क्या है, एक और सर्विस इसने जो कैप्चर कर रखी है वो है डायरेक्ट टू होम, जो टीवी सिग्नल आपके आते हैं उस पर भी इसने, इसकी मार्केट उस पर भी है। एज ए कॉमर्शियल है, जो आप देख सकते हो कि 3 चीज़ों पे इसने एक कैप्चर कर रखा है। पहले क्या आपको था कि डाटा प्रोवाइड करने के वाले कंपनियां अलग भी हैं, और मोबाइल का तो इसका रोल तो स्टार्टिंग में केवल फ़ोन करना और फ़ोन रिसीव करना था, परंतु जैसे जैसे ये एडवांस आया और इसने नंबर ऑफ टावर्स इसके बड़े, तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो गई, और ये इसने डाटा, मोबाइल सर्विस और D2H सर्विस, 3 सर्विसों पे काम करना शुरू किया।
अब विशेषकर जो है आज की डेट में जो मैं सर्विस के ऊपर जब बात कर रहा हूँ, तो ये तो आम लोग यूज करते हैं फ़ोन को, तो ये ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है। जैसे प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, वो क्या चीज़ है सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। रोमिंग क्या चीज़ है उसको अच्छी तरह जानते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है उसको अच्छी तरह लोग जानते हैं। डाटा में अब तो सभी जानते हैं कि आप वीडियो कॉल भी करते हो, जीपीआरएस और जो इंटरनेट, पॉकेट इंटरनेट है, इसके बारे में सबको नॉलेज है। अब है कॉल मैनेजमेंट। मेन चीज़ इसमें ये है कि हम कॉल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर है। जैसे आप होल्ड कर सकते हो, कॉल को वेटिंग में रख सकते हो, होल्ड करते हो। और एक सबसे बड़ी फीचर इसमें है, मोबाइल में आपने देखा होगा, कॉलर लाइन आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन आता है, क्लिप बोलते हैं उसको, CLIP। जो भी आपको कॉल करता है उसका नंबर आपके उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। परंतु कुछ केस में ऐसा नहीं होता, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसको, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। वो आपके उसमें कोई भी कॉल, जब वो कॉल करेगा तो उसका नंबर नहीं आएगा। अब ये डिपेंड करता है जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या गवर्नमेंट के रूल के ऊपर। जैसे सरकारी कुछ नंबर हैं जो VIP नंबर्स होते हैं, जो पुलिस के कुछ नंबर होते हैं, वो जब कॉल करते हैं तो उनके नंबर शो नहीं होते हैं। ये वो एक फीचर है उसके अंदर, उसके तहत उसको रोक दिया जाता है और वो उसकी आइडेंटिटी को शो नहीं करता। बाकी कॉल डाइवर्ट कर सकते हैं आप, फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे आप कहीं मीटिंग में हो, अब ये फीचर कहाँ यूज होते हैं समझने की बात है। ये फीचर का डिस्कशन मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके मोबाइल है और आप मीटिंग में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि कॉल इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बताया ना, कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कस्टमर किंग है। तो अब उसको हमें क्या करना है, अटेंड करना ही करना है। तो हम किसी मीटिंग में हैं तो हम उस वहाँ पे अपने फ़ोन में प्रोग्राम कर सकते हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे अगर मीटिंग हो तो मैं उसमें कर सकता हूँ कि आप कॉल को इस नंबर पे डाइवर्ट कर देना, हम दूसरे नंबर को दे देंगे। तो जितने भी कॉल मेरे उस दौरान आएंगे तो वो उस नंबर पे डाइवर्ट हो जाएंगे और वो कस्टमर भी अटेंड हो जाएगा। या फिर हम कहीं जहाँ पर सिग्नल नहीं है, ऐसे जगह है, तो वहाँ भी हम एक प्रोग्राम अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हैं कि अगर सिग्नल ना हो, नो सिग्नल हो और नॉट रीचेबल आए, तो मेरे फ़ोन को यहाँ पे दूसरे नंबर पर डाइवर्ट करना, या फिर स्विच ऑफ हो। ऐसी कई कंडीशंस आती हैं जहाँ पर मुझे मेरा फ़ोन ना मिल सके या मैं बिजी हूँ, तो मैं अपने फ़ोन को जो कॉलर को कॉल को दूसरे नंबर पर डाइवर्ट कर सकता हूँ। ये फीचर उसमें है। कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं हम 5 नंबर, अगर हम 4-5 लोगों से के बीच में बात करना चाहते हैं तो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में कर सकते हैं, ये भी फीचर है। अब जैसे क्या है कि मैं उसमें बता रहा था राइटिंग में, प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ चीज़ लिखी, अब उसमें कहीं गलतियां तो नहीं है, कहीं कमियां तो नहीं है, मैं किसी को सीनियर को दिखा सकता हूँ। परंतु यहाँ पे क्या होता है, मुझे अगर एक्सपर्ट की राय लेनी है तो मैं जैसे होल्ड करके और या कॉन्फ्रेंस करके आपस में बात करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, वो फीचर इसमें है। और किसी को ब्लॉक करना है, हम चाहते हैं कि इसके कॉल ना आए, तो वो भी फीचर है, उसको ब्लॉक कर दो, वो नंबर वो आपको पास नहीं आएगा। और जैसे आप कहीं आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या आप ऐसी जगह हैं जहाँ सिग्नल नहीं हो, तो वो फीचर है कि आपको जैसे ही आपका फ़ोन स्विच ऑन होगा या जैसे ही आप आओगे जहाँ सिग्नल होगा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस दौरान आपके पास यहाँ से कॉल आया था, ताकि आप कॉलर की, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कस्टमर या जो कॉलर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा उसके जो फीचर क्या क्या है इसके अंदर। आगे हम बात करेंगे कि जो कॉल सेंटर है उससे जुड़ी जो विशेष बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका मैट्रिक्स क्या है, उसका नाप तोल क्या है, कैसे नापेगा कोई। मेरे को अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मेरा काम सही है गलत है, मैं कितना कर रहा हूँ, उसकी हिसाब से मेरी क्वालिटी है या नहीं है, तो उसके नापने का तरीका क्या है, उस पर मैं इसके आगे डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको जो एक भजन सुना रहा हूँ, वो हो टाइमिंग हो, वो सही टाइम पर हो और आप 9 बजे
जो कॉल उठाने शुरू कर दे। यानी आपका 9 बजे का अगर अपने टाइम है तो अब 8:30 बजे आपका ऑफिस खुल जाना चाहिए। और जो आपका वो है कॉल लॉगिन टाइम है वो, यानी आप लॉगिन करना शुरू कर दो कॉल 9 बजे से। तो उससे क्या होगा कि नहीं तो क्या करेंगे कि कॉलर कॉल करता रहेगा, आपकी रिंग बजती रहेगी, वहाँ पे कॉल अटेंड नहीं होगा, तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कस्टमर का वो गिरेगा। क्योंकि पहली बात मैंने बताया था कि हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कस्टमर को दोबारा कॉल करने की नौबत ना आए, ये कोशिश होनी चाहिए। अगर आपने अटेंड नहीं भी किया और आपका फ़ोन बिजी मिलता है या आपका फ़ोन रिंग जाते कोई उठाता नहीं है, तो वो भी आपकी सर्विस पर प्रभाव डालता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सही टाइम पर ऑफिस खोलें। दूसरी चीज़ क्या है, जो वो है लॉगिन टाइम है, कॉल अटेंड का टाइम है, वो जो आपने वो कर दिया उस दौरान से आप कॉल अटेंड करना शुरू करें। और जो आपका मैंने बताया कि कॉल आप मेजर कैसे करेंगे कि आपका जो आउटपुट है, आप काम जो कर रहे हो वो, इसमें सबसे क्या एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम आपका क्या है कि आप एक कॉल को अटेंड करने में, मैंने कहा ना जब हम बात करते हैं हमको बात शॉर्ट से शॉर्ट करनी चाहिए। और मैंने जब स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम तब भी बताया था कि हम जब कॉल करते हैं तो हमें ऐसे चीज़ें यूज करनी चाहिए, वो बातें यूज करनी चाहिए जिसमें शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा बातें कर सकें जो रिक्वायर है। जैसे पहली चीज़ क्या होती है, इंट्रोडक्शन, कौन कॉल बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, ये अलग अलग स्टेज है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम एक शब्द में मैं कौन बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ और मैं किस बारे में बोल रहा हूँ तुरंत बोलना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम कम होगा। नहीं तो क्या होगा, आपका कॉल अगर एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम अगर ज़्यादा होगा, तो मैं जैसे आपने 9 बजे से 5 बजे का आपका ऑफिस टाइम है, तो आप क्या करोगे, नंबर्स ऑफ कॉल कम अटेंड कर पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो चीज़ों को सीखना है, वो चीज़ों को लर्न करना है कि आपका एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। पहली चीज़ ये है। वो उसको कहाँ मेजर करेंगे लास्ट में कि आपने पूरे दिन में नंबर ऑफ कॉल कितने अटेंड किए, और उससे पता चल जाएगा कि आपका एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम ज़्यादा है या कम है। पहले मेजरिंग का तो यही है कि वो आपका डेली देखेंगे कि आपने कितने कॉल अटेंड किए, और कितने कॉल अटेंड हुए उससे पता चल जाएगा कि आप कॉल हैंडलिंग में ज़्यादा समय लगाते हैं, यानी कहीं ना कहीं आप कस्टमर को से उलझते हैं, कस्टमर को तुरंत संतुष्ट करने में आप नाकाम हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं। तो अगर जितना आपका नंबर ऑफ कॉल कम होंगे, इसलिए पहली चीज़ कि हमको कॉल हैंडलिंग टाइम कम से कम करना है। दूसरी चीज़ क्या है, एवरेज जो होल्ड टाइम है। क्या होता है कि मैंने होल्ड फीचर के बारे में जब बात की थी कि जब हम होल्ड करते हैं और किसी की राय लेते हैं, तो वो टाइमिंग भी जितना कम हो वो कम से कम करना है। हमारा प्रोसेस इतना क्विक होना चाहिए कि हम ऐसा न करें कि कस्टमर को कभी कभी जब हम खुद भी कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा करें कि आपका होल्ड टाइम 10 सेकंड का है, उसके बाद आता है 5 सेकंड का है, फिर दोबारा कहता है नहीं 10 सेकंड का है। तो जो वो आती है उससे क्या होता है, इरिटेट होता है कस्टमर, और वो सर्विस पे इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट में जब वो कहते हैं कि आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, अब ऐसे भी एक लास्ट में पूछने लग गए हैं, कुछ जो ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीनें होती हैं वो पूछते हैं कि जो अभी आपकी बात हुई कस्टमर एजुकेटिव से, उनके आंसर से उससे आप संतुष्ट थे या नहीं थे। एक ऐसा सवाल भी आजकल पूछा जाता है, उसको मैं आऊँगा बाद में, आगे जब मैं CSAT की बात करूँगा तो उस पर आऊँगा कि वो क्यों पूछा जाता है, तो वो चीज़ें क्यों पूछी जाती है। ये चीज़ें आपका वहाँ पर जो कस्टमर अगर दिक्कत होगी तो वहाँ पे वो अपना जो देगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ करके वो आंसर देगा वहाँ पे भी। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आपने किसी कंपनी का बिजनेस लिया है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो कंपनी मेजर कर रही है आपका, उसने इन चीज़ को प्रोग्राम कर रखा है, उसके वहाँ पर ये सारी चीज़ें नोट हो रही है कि आपकी सर्विस कैसी है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो ऑक्सिलरी वर्क स्टेट होता है कि आप ऑफिस में थे और उस दौरान कोई कॉल अटेंड नहीं हुआ या कोई कॉल नहीं आया, ऐसा स्टेज भी हो सकती है। तो वो चीज़ भी
आपको लॉगिन करनी है कि यहाँ से इतने टाइम में कोई कॉल नहीं आया, क्योंकि आपको भी रिजल्ट दिखाना है। आगे आपके ऊपर कोई नज़र है, आपको कोई देख रहा है, और आपके हो सकता है कि नंबर्स ऑफ कॉल आए कम इनकमिंग, तो वो चीज़ भी आपको दिखाना है कि इतना टाइम में कॉल नहीं आई थी। उसको ऑक्सिलरी टाइम कहते हैं, ऑक्स टाइम कहते हैं। उसके बाद कुछ रैपअप टाइम होगा, जब आपने क्लोजिंग की, समीक्षा की, और क्या होता है कि आज कितने कॉल आए, कॉल कौन कौन से कॉल किस किस टाइप की थी, अलग अलग शॉर्टिंग की, सब कुछ करना है। तो चीज़ें ये होती हैं कि वहाँ पे भी आपका टाइम लगेगा, वो भी आपको अपने उसमें शो करना है। और अगली बात है कि जो मैं कह रहा था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है, जो मैं कह रहा था कि वो पूछता है लास्ट में कि आपकी जो सर्वे जो कस्टमर केयर एजुकेटिव से बात हुई, आप उनके उत्तर से संतुष्ट थे, या उनसे जो बात की उनकी बात करने के तरीके से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अगर है तो यस वाई दबाओ, अगर नहीं है तो एन दबाओ। तो उसमें क्या करते हैं कि कंपनियां जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो इस चीज़ का भी सर्वे करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। जो हम जिस कंपनी को हमने एक कॉल हैंडल करने की जिम्मेदारी दे रखी है, उससे संतुष्ट है या नहीं हमारा कस्टमर, क्योंकि उनका तो बिजनेस उनके कस्टमर से चलना है, और उस कस्टमर को हम हैंडल कर रहे हैं, उनने हमें हायर किया है, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो वो उन सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे मैंने कहा ना मैट्रिक्स। इसके अलावा और आगे भी हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। अब फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन क्या होता है? FCR जिसे बोलते हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है, क्योंकि कस्टमर होता है और उसको पहले उसमें आप आंसर दे रहे हैं, वो खुश होता है। दूसरे में रिपीट कॉल करते हैं, क्या होता है, दूसरी एक और चीज़ है, जब आप पहली कॉल में कस्टमर को सेटिस्फाई कर दोगे, वो दोबारा कॉल नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा, पहला कस्टमर आपका संतुष्ट होगा नहीं, वो दोबारा कॉल करेगा, वो तिबारा कॉल करेगा, वो चौथा बार कॉल करेगा। तो एक कस्टमर की कितनी कॉल हो गई? 5 कॉल हो गई। पहले कॉल में आपने उसको टाइमिंग दिया, उसने 2-3-4 कॉल बाद में कर दी। एक कस्टमर ने 5 कॉल कर दी, उसके बाद जो दूसरे कस्टमर वो भी कॉल करेंगे, तो आपके क्या होगा, नंबर्स ऑफ कॉल बढ़ेंगी और आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। और FCR से क्या होगा कि अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, पहले कॉल में ही आंसर देते हैं, तो एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा, नंबर ऑफ कॉल घटे, और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर संतुष्ट होंगे। वो मैंने कहा स्टार्टिंग में एक बार कि माउथ एडवर्टाइजमेंट जो होता है, कि आपसे एक बार में कस्टमर संतुष्ट हो गया तो वो 10 लोगों को बताएगा कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब मैं जो अगला वो करूँगा डिस्कशन, वो करूँगा जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उस पर बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये जो भजन सुना रहा हूँ, कितने कॉल्स आएंगे इसका तो कोई पता नहीं है, लगातार कितने कस्टमर बढ़ेंगे इसका भी पता नहीं है। तो आपके पास क्या होता है, उनका एक नंबर ऑफ जो परसेंटेज है कि इस एवरेज से आपको कॉल अटेंड करनी है, वो एग्रीमेंट आपको स्टार्टिंग में होता है कि ये आपका एग्रीमेंट है, इतने कॉल आपको अटेंड करने पड़ेंगे इस एवरेज से। अगर इतने कॉल आएंगे तो उसमें से कम आपको इतने % अटेंड करने पड़ेंगे, वो ये एक एग्रीमेंट होता है। अगर नंबर ऑफ अब है कि टर्न अराउंड टाइम टेट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप सर्विस दे रहे हैं और आपके पास कॉल आते हैं, आपने FCR नहीं हो सका आपसे, फर्स्ट कॉल में आपने रिजोल्यूशन नहीं निकाला और उसको टाइमिंग दे दिया कि आप 1 घंटे बाद फ़ोन करना, और अगर आपने 1 घंटे बाद का टाइम दिया है तो वो आपको 1 घंटे के अंदर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल गिर जाएगा। अगर आप वो कर लेते हैं, भले आपका FCR तो आप नहीं कर पाए, परंतु अगर आप 1 घंटे बाद अपने टाइम दिया, वो कमिटमेंट आप निभाते हैं, तो भी सेटिस्फेक्शन लेवल आपका मेंटेन रहेगा। अगर आप वो नहीं करते हैं
और इसलिए जो टीएटी है, टेट है, टर्न अराउंड टाइम है, हमेशा ये पूरी चीज़ों को समझ के देना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि 1 घंटा लगेगा तो आप भले 2 घंटे का दे दो, परंतु ये ना हो कि आपने एक घंटा लगने वाला है, आपने आधे घंटे का दे दिया। तो कोशिश ये करनी चाहिए आप स्पेस लेके चलो। कस्टमर जब फ़ोन करे तो ऐसा ना हो कि आपका आंसर नेगेटिव हो। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नो आंसर होना नहीं चाहिए, तो हमेशा जब टाइम दो कस्टमर को किसी सॉल्यूशन के लिए, तो ऐसा टाइम दो कि आप उसको हैंडल कर सको। अगर हो सकता है कि कोई ऐसी सर्विस हो जिसमें आपको अकाउंट डिपार्टमेंट की मदद की ज़रूरत हो, हायर मैनेजमेंट की मदद की ज़रूरत हो, तो उन सारे की उपलब्धता कितना समय वो ले सकते हैं, उन सब से परामर्श करके, उन सब से डिस्कस करके हमेशा टाइम देना। नहीं तो ये नहीं कि जल्दीबाजी में टाइम देना है, हमेशा चीज़ों को समझ के टाइम देना है। और इसके साथ जो मैं आगे बात करूँगा कि ये तो था कि आपको किस तरीके से आपका मेजरमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी थी, और आप किसी से अगर वो करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो आपके काम को कैसे निगरानी करता है। आगे आपको जो अपने जो कॉल सेंटर को मैनेज करना है, उसका इन्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो मैं अभी एक बातें कर रहा था कि हमको क्या स्तर अपनाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, वो लेके आऊँगा। इसके साथ जय हिंद, जय